नमस्कार। सिविल सेवा परीक्षाओं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई और, इनकी तैयारी में नागरिकता या सिटीजनशिप एक ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटी की नींव तो है, पर इसके अनुच्छेद, अधिनियम और हाल के बदलाव अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। बिल्कुल, और कंफ्यूजन होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये हमारी पहचान से जुड़ा है। सही कहा। आज हमारे पास इसी विषय पर एक बहुत मजबूत स्टडी मटेरियल है, और हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स को दोहराना नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिकता की पूरी कहानी को समझना है। ये कहानी शुरू होती है आज़ादी और बंटवारे की उथल-पुथल से, फिर 1955 में एक कानून की शक्ल लेती है, और आज सीएए और एनआरसी जैसे मुश्किल सवालों के चौराहे पर खड़ी है। तो चलिए इस कहानी की पर्दों को खोलते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी देश में रहने वाले सब लोग एक जैसे क्यों नहीं होते? मतलब नागरिक और विदेशी में ये फर्क क्यों किया जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से नागरिकता का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। देखिए, किसी भी देश की आबादी को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, नागरिक और विदेशी। ठीक है। विदेशी, जैसा कि नाम से ही साफ है, किसी और देश के नागरिक होते हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं, चाहे काम के लिए, घूमने के लिए या किसी और वजह से। लेकिन नागरिक वो लोग हैं जो उस देश के, मतलब राजनीतिक समुदाय के पूर्ण सदस्य होते हैं। वो सिर्फ देश में रहते नहीं, बल्कि उस देश को बनाते हैं, उसे चलाते हैं, और इसीलिए उन्हें कुछ खास नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं जो विदेशियों को नहीं मिलते। दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नागरिक होना सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक तरह की हिस्सेदारी है देश में। बिल्कुल, हिस्सेदारी। वैसे हमारे स्रोत में विदेशियों की भी दो श्रेणियों का जिक्र है, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। हाँ, ये क्या है? ये कानूनी वर्गीकरण है। विदेशी मित्र वो हैं जिनके देशों के साथ भारत के रिश्ते सामान्य हैं, लेकिन विदेशी शत्रु उन देशों के नागरिक होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। अच्छा। और कानून उन्हें कम अधिकार देता है। जैसे अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ जो सुरक्षा मिलती है, वो विदेशी शत्रु को नहीं दी जाती। तो फिर वो कौन सी खास अधिकार हैं जो एक भारतीय नागरिक को मालिक या स्टेक होल्डर बनाते हैं, जो एक विदेशी को नहीं मिलते? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये अधिकार सिर्फ सुविधाएं नहीं है, ये एक नागरिक को देश चलाने में सीधी भूमिका देते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 15, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। जी, जो कहता है कि सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं कर सकती। ये अधिकार विदेशियों पर लागू नहीं होता। फिर है अनुच्छेद 16, यानी सरकारी नौकरियों में बराबरी का हक। और शायद सबसे जरूरी अनुच्छेद 19, यानी बोलने की आजादी। बिल्कुल, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति से इकट्ठा होने की आजादी, एसोसिएशन बनाने की आजादी, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आजादी। ये सब अनुच्छेद 19 के तहत सिर्फ नागरिकों को मिले हैं। और ये लोकतंत्र की रीढ़ है। सही कहा। और जाहिर है, राजनीतिक अधिकार, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, गवर्नर जैसे सर्वोच्च पदों पर सिर्फ एक भारतीय नागरिक ही बैठ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि नागरिकता आपको देश के शासन और न्याय व्यवस्था के केंद्र में रखती है। और इन अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी आते होंगे। बेशक, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए तैयार रहना। चलिए अब इसकी संवैधानिक जड़ों को समझते हैं। संविधान का भाग 2, यानी अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में है। हाँ, और पहली दिलचस्प बात तो यही है कि संविधान के ज्यादातर प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, लेकिन नागरिकता से जुड़े ये अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। अच्छा, ऐसा क्यों? सोचिए, देश को औपचारिक रूप से गणतंत्र बनाने से पहले ये तय करना कितना जरूरी था कि इस नए गणतंत्र के नागरिक होंगे कौन, खासकर बंटवारे के उस माहौल में। बात तो सही है। तो ये अनुच्छेद 5 से 11 मोटे तौर पर क्या कहते हैं? इन्हें हम कुछ ग्रुप्स में समझ सकते हैं। अनुच्छेद 5 ये बताता है कि संविधान लागू होने के दिन, यानी 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। इसके लिए कुछ शर्तें थीं, जैसे उसका भारत में अधिवास हो और वो यहीं जन्मा हो, या उसके माता पिता यहाँ जन्मे हो, या वो संविधान लागू होने से ठीक पहले
5 साल से भारत में रह रहा हो। और अनुच्छेद 6 और 7 तो सीधे सीधे बंटवारे के रास्ते से जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 6 उन लोगों के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए, और अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में लौट आए। और अनुच्छेद 9, ये तो बहुत अहम लगता है। इसमें लिखा है कि अगर कोई स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। हाँ, और यही अनुच्छेद भारत के एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत की कानूनी नींव है। आप एक ही समय में भारत और किसी दूसरे देश दोनों के नागरिक नहीं हो सकते। और फिर आता है अनुच्छेद 11 जी, जो सबसे शक्तिशाली है। ये संसद को भविष्य में नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने का पूरा अधिकार देता है। और इसी अनुच्छेद 11 का इस्तेमाल करके संसद ने बनाया नागरिकता अधिनियम 1955। एकदम सही, यही वो कानून है जो आज भी भारत में नागरिकता के सारे नियम कायदे तय करता है। संविधान ने तो सिर्फ शुरुआती ढांचा दिया था, असली मशीनरी इसी 1955 के एक्ट में है। तो चलिए इस एक्ट के अंदर चलते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कानून भारतीय नागरिकता पाने के 5 तरीके बताता है। पहला है जन्म से, बाय बर्थ। लेकिन इसमें कुछ पेच है ना? नियम हमेशा एक जैसे नहीं रहे हैं। बिल्कुल, और ये बदलाव भारत की बदलती हुई परिस्थितियों को दिखाते हैं। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक नियम बहुत सीधा था। जो भी भारत की धरती पर पैदा हुआ वो भारत का नागरिक बन गया। अच्छा, तो मतलब उस दौर में अगर किसी विदेशी कपल के बच्चे का जन्म भारत में होता तो वो बच्चा भारतीय नागरिक बन जाता था। हाँ बिल्कुल, इसे जस सॉली का सिद्धांत कहते हैं, यानी मिट्टी का अधिकार। लेकिन 1980 के दशक में असम और कुछ दूसरे हिस्सों में अवैध प्रवासन की समस्या बढ़ी, तो इस नियम को बदला गया। 1 जुलाई 1987 के बाद ये शर्त जोड़ दी गई कि जन्म के समय बच्चे के माता पिता में से कम किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। तो हम एक सफर देख रहे हैं जहां पहले सिर्फ भारत में पैदा होना ही काफी था, फिर माता पिता में से एक का भारतीय होना जरूरी हुआ, और अब शायद नियम और भी सख्त हो गए। हाँ, 3 दिसंबर 2004 के बाद इसे और सख्त किया गया। अब नियम यह है कि जन्म के समय या तो दोनों माता पिता भारतीय नागरिक हों या फिर एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। अच्छा, और अवैध प्रवासी का मतलब यहाँ पर? हाँ, इसका मतलब कानून के हिसाब से वो विदेशी है जो भारत में बिना वैध वीजा या पासपोर्ट के घुसाया हो या फिर वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी यहीं रह रहा हो। ये बहुत साफ हो गया। दूसरा तरीका है वंश से, बाय डिसेंट। ये उन लोगों के लिए होगा जो भारत के बाहर पैदा हुए हैं। सही, ये जस सैंग्विनिस यानी रक्त का अधिकार है। पहले इसमें भी एक लैंगिक भेदभाव था। सिर्फ पिता के भारतीय होने पर ही बच्चे को वंश से नागरिकता मिलती थी। अच्छा, लेकिन 1992 में इसे बदलकर माता या पिता किसी के भी भारतीय होने का प्रावधान कर दिया गया। 2004 के बाद इसमें एक और शर्त जोड़ी गई कि ऐसे जन्म का 1 साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है। तीसरा तरीका है पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, और चौथा है देशीकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। इन दोनों में क्या फर्क है? पंजीकरण मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों के लिए है, जैसे कोई व्यक्ति जिसके दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे या कोई व्यक्ति जिसने किसी भारतीय से शादी की हो। उन्हें आवेदन करने से पहले एक निश्चित समय, आमतौर पर 7 साल भारत में रहना होता है। और देशीकरण? वही देशीकरण किसी भी विदेशी के लिए है जिसका भारत से कोई पुराना नाता ना हो, लेकिन वो लंबे समय से भारत में रहकर भारतीय समाज का हिस्सा बन गया हो। इसके लिए शर्तें ज्यादा हैं, जैसे कम से कम 12 साल भारत में रहना, एक अच्छा चरित्र होना और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना। लेकिन हमारे स्रोत में देशीकरण में एक दिलचस्प छूट का भी जिक्र है। हाँ, और ये बहुत खास है। अगर कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य या विश्व शांति के क्षेत्र में असाधारण सेवा कर चुका है तो केंद्र सरकार इन सभी शर्तों को माफ करके उसे सीधे नागरिकता दे सकती है। और पांचवा और आखिरी तरीका है किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर। ये सबसे सीधा तरीका है। जब 1962 में पौंडीचेरी, जो अब पुडुचेरी है, भारत में शामिल हुआ तो सरकार ने एक आदेश जारी करके वहां के निवासियों को भारतीय नागरिक बना दिया। तो नागरिकता हासिल करने के तो ये दरवाजे हैं, लेकिन क्या ये एक तरफा रास्ता है या नागरिकता चली भी जा सकती है? बिल्कुल, दरवाजा दोनों तरफ खुलता है।
1955 का अधिनियम नागरिकता खत्म होने के भी 3 स्पष्ट तरीके बताता है। पहला, स्वैच्छिक त्याग, रिनंसिएशन। इसका मतलब तो साफ है, अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ देना। हाँ, जब कोई वयस्क भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता छोड़ने की घोषणा करता है। दूसरा तरीका है बर्खास्तगी, टर्मिनेशन, यानी नागरिकता का खत्म हो जाना। ये कैसे होता है? ये हमारे एकल नागरिकता के सिद्धांत से सीधा जुड़ा है। अगर कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है तो उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप कानूनन समाप्त हो जाती है। मतलब ये ऑटोमेटिक है। बिल्कुल। और तीसरा है वंचन, डिप्रिवेशन, यानी सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करना या छीन लेना। ये सुनने में काफी गंभीर लगता है, ये है भी गंभीर, और सरकार इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करती है। सरकार ऐसा तब कर सकती है जब किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता हासिल की हो, या उसने संविधान के प्रति घोर अनादर दिखाया हो, या युद्ध के समय दुश्मन देश से संपर्क साधा हो। अब जरा उन श्रेणियों पर आते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं, खासकर एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। इनमें क्या फर्क है? ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एनआरआई यानी अनिवासी भारतीय। ये 100% भारतीय नागरिक हैं, इनके पास भारतीय पासपोर्ट है। वो सिर्फ भारत से बाहर रह रहे हैं, बस। अब आते हैं पीआईओ और ओसीआई पर। पीआईओ और ओसीआई ये दोनों योजनाएं भारतीय मूल के उन लोगों के लिए थीं जो अब दूसरे देशों के नागरिक बन चुके हैं। 2015 में सरकार ने दोनों योजनाओं को मिला के एक कर दिया और अब सिर्फ ओसीआई कार्ड ही जारी होता है। लेकिन ये ओसीआई यानी भारत का विदेशी नागरिक सुनने में तो लगभग दोहरी नागरिकता जैसा ही लगता है ना? क्या इसे आधा नागरिक कहना सही होगा? ये बहुत ही आम और वाजिब कंफ्यूजन है, लेकिन इसका जवाब साफ है। ओसीआई दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं है। इसे आधा नागरिक कहना भी गलत होगा। तो फिर ये है क्या? ये नागरिकता है ही नहीं। ये भारतीय मूल के विदेशियों को दिया गया एक खास वीजा स्टेटस है। उन्हें भारत आने जाने के लिए जीवन भर के वीजा मिल जाता है। उन्हें बार बार वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर वो क्या नहीं कर सकते जिससे ये साफ हो कि वो नागरिक नहीं है? करता है। ओसीआई कार्ड धारक भारत में वोट नहीं दे सकते, कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, राष्ट्रपति या जज जैसे संवैधानिक पद नहीं ले सकते और न ही वो खेती की जमीन खरीद सकते हैं। अच्छा, तो ये नागरिकता नहीं बल्कि भारत से जुड़े रहने की एक सुविधा है। बिल्कुल। हाल के सालों में नागरिकता पर सबसे ज्यादा बहस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए को लेकर हुई है। हमारे स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? स्रोत के मुताबिक ये अधिनियम 1955 के कानून में एक अहम बदलाव करता है। ये 3 देशों से आए लोगों के लिए है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जी। इन देशों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लोगों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। शर्त यह है कि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हों। और उनके लिए देशीकरण की शर्तों में भी कुछ ढील दी गई है ना? हाँ, सामान्य तौर पर देशीकरण के लिए भारत में 11 साल रहने की शर्त है, लेकिन इन लोगों के लिए इस अवधि को घटाकर 5 साल कर दिया गया है। इस कानून को लेकर जो चिंताएं थी, स्रोत में उनका भी जिक्र है। हाँ, स्रोत में 2 मुख्य चिंताओं का जिक्र है। पहली, आलोचकों का तर्क है कि इसमें धर्म के आधार पर लोगों को शामिल किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के सिद्धांत के खिलाफ हो सकता है। और दूसरी चिंता पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी है। जी, खासकर असम से। वहां 1985 के असम समझौते के तहत अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए 24 मार्च 1971 की एक कट ऑफ तारीख तय की गई थी। सीएए इस तारीख को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2014 कर देता है, जिससे वहां की स्थानीय संस्कृति और संसाधनों पर असर पड़ने की चिंता जताई गई। सीएए के साथ ही 2 और शब्द बहुत सुनाई देते हैं, एनआरसी और एनपीआर। इनमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। हाँ, और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। क्या आप इसे एक आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर स्कूल का एक अटेंडेंस रजिस्टर है, जिसमें सिर्फ स्कूल के असली छात्रों का नाम होता है। यानी सिर्फ नागरिकों का? जी, इसका मकसद ही यही पता लगाना है कि कौन छात्र है और कौन बाहर का है। ठीक है, तो एनआरसी सिर्फ नागरिकों के लिए है। फिर एनपीआर क्या है? एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर उस पूरे मोहल्ले का एक सर्वे है जिसमें वो स्कूल है। इस सर्वे में स्कूल के छात्रों यानी नागरिक, उनके माता पिता, किराएदार, पास के दुकानदार, मतलब सभी निवासी। हाँ,
देश के सामान्य निवासी। और सामान्य निवासी वो व्यक्ति है जो किसी जगह पर 6 महीने से रह रहा हो या अगले 6 महीने वहीं रहने का इरादा रखता हो। इसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों हो सकते हैं। ये बहुत ही साफ हो गया। एनआरसी इक्वल्स टू सिर्फ नागरिक, एनपीआर इक्वल्स टू सभी निवासी। एकदम। एनपीआर का डेटा सरकार को अपनी योजनाएं बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है, जबकि एनआरसी का घोषित उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना है। तो आज की इस पूरी बातचीत में हमने भारतीय नागरिकता की कहानी के हर पड़ाव को छुआ। संविधान की नींव यानी अनुच्छेद 5 से 11 से लेकर 1955 के एक्ट के तहत नागरिकता पाने और खोने के तरीकों तक, और ओसीआई से लेकर सीएए, एनआरसी, एनपीआर जैसे आज के जटिल मुद्दों तक भी। हाँ, और हमने देखा कि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये पहचान, अधिकार और जिम्मेदारियों का एक ताना बाना है जो किसी व्यक्ति को एक देश के साथ जोड़ता है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। जरूर। आज जब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में पलायन, शरणार्थी संकट और बदलती हुई सीमाएं एक बड़ी हकीकत है, तो क्या नागरिकता की पारंपरिक परिभाषा हमेशा ऐसी ही रहेगी? भविष्य में एक देश कैसे तय करेगा कि कौन अपना है और कौन पराया? भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए आने वाले दशकों में इस मोर्चे पर कौन सी नई चुनौतियां और नए सवाल खड़े हो सकते हैं, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।